बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ दिखोगे जी फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन की वीडियोस में। आज आपके साथ शेयर किया जाएगा क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आपके पास स्टार्ट होते हैं जी आपके क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने तमाम 9 क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स देखे थे। हमारा फोकस जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे है जिनकी रेपिटेशन ज़्यादा होती है, जिन प्रैक्टिकल्स की उनके ऊपर हम फोकस करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट वाले जो है वो टाइम से पहले कवर अप हो जाए। तो आज जो आपके साथ शेयर किया जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसको परफॉर्म किए बगैर एक तो एग्जामिनर आपको छोड़ता नहीं। क्लास लैब से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल होगा। इसमें पिंस वगैरह इंसर्ट करके एंगल वगैरह मेजर करना होता है, या इस तरह से जो होते हैं वो सीन होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाता है आपके पास प्रैक्टिकल जिसमें परफॉर्मेंस लाजमी होती है। और ये ऐसा प्रैक्टिकल है जिसका अपरेटस ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में वाफर मिकदार में जो है वो मौजूद होता है। तो अगर हमारे पास एक सेंटर में 20 से 25 बच्चे भी होंगे तो उनको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बगैर परफॉर्मेंस के आपको एग्जामिनर कभी भी आपको जो है वो नहीं छोड़ने देगा ये। तो आज आप मेरे से देखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड इसका क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़े हुए हैं क्लास 10 में, अभी बिल्कुल रिसेंटली आपने नेक्स्ट लास्ट मंथ में पेपर भी दिया हुआ है, आपको अच्छी तरीके से याद भी होंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम वेरीफाई करेंगे। और वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसके होंगे जी? लाइट के होंगे। और किसके थ्रू करेंगे जी? यूजिंग अ ग्लास लैब। तो ग्लास लैब हमारे पास अपरेटस का मेन अपरेटस हमारे पास ये है। और प्रूफ क्या करेंगे जी हम, कि वेरीफाई करने हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीज याद रखिए, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखोगे मेरे साथ। वो क्या कहता है? कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। ये आपने वाइवा का क्वेश्चन है, याद रखना। अगर कोई बहुत हाई क्वालिफाइड बंदा बैठा हो तो वो इस तरह से जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और थोड़े से क्रिटिकल सवाल वाइवा में पूछता है। इन अ डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम की बात करते हुए क्या कहता है? द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन द स्पीड ऑफ द रेयर मीडियम. When the light rays are incident obliquely to the denser medium, they bend toward the normal at the point of incidence, and in case of the rarer medium, they bend away from the normal. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपके पास वाइवा में पूछ ले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तो आप क्या कहोगे? कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। अगर एग्जामिनर पूछे कि बेंडिंग होती कहाँ से है तो आप बताओगे कि अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो उस दौरान जो बेंडिंग हो रही होती है उस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और वो रे हमारे पास कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रे। It is to be noted that incident light rays along normal go straight through the medium without bending. There are two laws of refraction. हमारे पास कितने laws of refraction है? दो हैं। और पहला law उसमें क्या कहता है? कहता है incident ray, refracted ray and normal ray at the point of incidence all lie in the same plane. के ये तीनों rays हमारे पास एक same plane पे lie करेंगी। नंबर 2 में क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो स्नेल्स लॉ के ऊपर अगर वाइवा पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. This ratio is also known as refractive index n of the denser medium with respect to a rarer medium. तो n हमारे पास क्या आ गया जी? साइन आई ओवर साइन आर। ये हमारा कैलकुलेट होके आया हमारे पास स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नीचे है जी उसकी डायग्राम जो आपने परफॉर्म करने के बाद ये आपके पास इस तरह से एक डायग्राम आती है। ये ग्लास स्लैब होती है हमारे पास। हम दो रेज यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और हमने जो होता है वो इसकी सीध में हम लोगों ने देखना होता है कि यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो हम लोगों ने मार्क करना होता है। और फिर आपके पास जब एग्जैक्ट लाइन्स आ जाती हैं एक सीध में हमारे पास जब आता है उर्दू में, अगर जब हम इसको कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर और टीचर इसी तरह से समझाते हैं कि आपका जो इमेज है
वो एक सीध में आना चाहिए, मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ में आना चाहिए। ये ना हो कि आधी इमेज यहाँ पे बन रही है और आधी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे रेज बनाई है तो ऑलमोस्ट होगा कि यहाँ पे इसके आसपास आपके एक स्ट्रेट इमेज बने। फिर आप पेन्स को रिमूव करते हो और ये सारी लेबलिंग करते हो, ये अटैच करोगे और यहाँ पे नॉर्मल मार्क करोगे और फिर प्रोटेक्टर से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को मेजर करना होता है। ये आगे चल के प्रोसीजर भी पढ़ेंगे और आपके साथ वो प्रैक्टिकल का एक जो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया होगा ग्लास लैब को रख के ऊपर से एंगल मेजर किया होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं इस प्रैक्टिकल की और वो क्या कहता है पिन्स मस्ट बी फिक्स वर्टिकली। एक ये ध्यान रखना है कि पिन बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो कि पिन बीच में से टेढ़ी हुई हो या बीच में से खराब हुई हो, बीच में से उसका इमेज ठीक ना बन रहा हो। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट पिन होनी चाहिए। यूज शार्प पेंसिल फॉर ड्राइंग वर्क। कभी भी आपने बहुत ज्यादा मोटा सिक्का जो होता है पेंसिल का, वो ज्यादा डार्क पेंसिल से ये वाला काम नहीं करना होता। कोशिश करनी थी जो ड्राइंग पेंसिल्स होती है लाइट कलर वाली, लाइट चल रही होती है, शार्प होती है, उन पेंसिल से आप लोगों ने ये काम करना। और अगर आप नॉर्मल रूटीन की पेंसिल से भी काम करते हो तो वो अच्छी तरीके से शार्प होनी चाहिए। The direction of the ray should be marked within an arrowhead. The pin should be about 5 सेंटीमीटर apart. तो इस पिन का डिस्टेंस इस पिन से आपके पास 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वरना आपका इमेज ठीक नहीं बनेगा। ये रे आपके पास इमर्जेंट रे आती है, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये इंसिडेंट रे होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर के ऊपर। तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो मटेरियल होगा वो होगा जी ग्लास स्लैब, ड्राइंग बोर्ड, थंब पेन्स, कॉमन पेन्स, शीट ऑफ पेपर, पेंसिल, प्रोटेक्टर एंड रूलर। अब इसको परफॉर्म कैसे करना, कहता है फिक्स द पेपर शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड विद द हेल्प ऑफ द थंब पेन्स। आपने अटैच कर दी थंब बोर्ड के ऊपर उस पेपर को, और जब अटैच कर लिया फिर क्या किया, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन द शीट एंड मार्क इट्स बाउंड्री ए बी सी डी ए। यानी कि ये रखा आपने पेपर के ऊपर और इसका हम लोगों ने बाउंड्री का नाम दे दिया। कहता है आप स्लैब को रिमूव द स्लैब एंड ड्रॉ एन इंसिडेंट रे mx ऑब्लिक टू द इंटरफेस ए बी। यानी कि आपने एक इंसिडेंट रे मार्क करनी है जो कि ऑब्लिक किसके होगा, ए बी। ड्रॉ नॉर्मल nn prime at the point of incidence x. Fix two pins p and q vertically on the incident ray mx about 5 cm apart. Place the slab within the boundary ABCDA. Looking through the opposite side of the glass slab, fix two more pins R and S such that all the 4 pins lie along the straight line. यानी कि जब आप यहाँ से इमेज देखोगे, अपने बोर्ड को उठा के अपने आईज को अच्छे तरीके से सेट करके अब इस इमेज पॉइंट पे सेट करनी है अपनी आंखें, कि आपको लगे जब इमेज बन रहा है वो चारों लाइंस आपको एक साइड लाइन पे नजर आनी, यानी कि एक पिन यहाँ पे, ये आपको चारों पिंस एक लाइन में नजर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पिन यहाँ नजर आ रही, एक पिन यहाँ नजर आ रही, एक यहाँ नजर आ रही और एक यहाँ। तो एक लाइन में आपको एक सीध के अंदर ये चारों पिंस का इमेज जो है वो शो होना चाहिए। उसके बाद आपने वो फिर बाकी सारा प्रोसीजर करना है। Remove the slab at the pins, mark and encircle the pinpricks. Join R and S and extend the line up to the side CD. Let it meet CD at point Y. Join X and Y. Line XY is the refracted ray. Measure the angle MXN. This is the angle of incidence I. Measure the angle YXN prime. This is the angle of refraction R. Using Snell's law, determine the refractive index as n equals to sin I over sin R. Repeat the experiment 2 more times with the different angles of the incidence. तो आप 2 दफा परफॉर्म करने के बाद आपने क्या निकाल लेना होता है, मीन हम लोग निकाल लेते हैं कि ये हमारे पास स्नेल्स लॉ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस और डाटा प्रोसेसिंग की तरफ, जो हमारे पास मेन कंसर्न होता है हर प्रैक्टिकल का, और इस प्रैक्टिकल का भी होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका होगा पहला कॉलम, फिर आपके पास आएंगे जी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करके, फिर आपके पास आएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई ओवर साइन। सबसे पहले प्रैक्टिकल को जब परफॉर्म किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने प्रोटेक्टर से मेजर किया तो वो हमारे पास क्या आया 30 डिग्री, और रिफ्रैक्शन आई हमारे पास 19.5, और हमारे पास एन क्या आ गया 1.5। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया 40, रिफ्रैक्शन आया 25 और एन हमारे पास कैलकुलेट हुआ 1.5। फिर आया हमारे पास 50, 31 और हमारे पास n कैलकुलेट होके आ गया 1.48। मीन लिया यानी कि ऐड किया और डिवाइड कर दिए 3 से, तो हमारे पास आया 1.52 सेंटीमीटर, सॉरी 1.52 हमारे पास क्या आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका यूनिट नहीं होता, ये रेशो में होता है।
तो जब रेशियो में जो चीज़ आती है उसका यूनिट नहीं होता, ये चीज़ हम लोगों ने ज़हन में रखनी, यहाँ पे मिस्टेक है। पर ये आ जाती है हमारे पास पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ जो हम लोग एंड पे करेंगे, जो कि हमारे पास ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जा रहा होता। आगे आ जाते हैं और बात करते हैं जी आपके राइटअप के ऊपर। राइट अप में क्या करना है जी, आपने लिखना है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, क्योंकि ये आपका क्लास 10 में जो है वो सबसे पहला प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट। अगर आप 12.1 भी लिख देते हो तो भी ओके है। फिर आपने मेंशन करना है ऑपरेटर्स और फिर आपने इसका लिख देना है प्रोसीजर। ये काम कर दिया आपने पेन पेज पे। फिर आप आएंगे जी अपने पेंसिल पेज पे। पेंसिल पेज पे भी आपने क्या लिखना है जी, एक्सपेरिमेंट का नंबर, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम लाने के बाद ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। पहला था जी 30, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट हुआ इस एक्सपेरिमेंट में 19 और 1.52 आया। फिर दूसरे में भी इंसिडेंस एंगल 30 रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन 20 हो गया, 1.46 हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, 30 के बाद रिफ्लेक्शन जो हुआ 18 आई और एन हमारे पास 1.6, लेकिन मीन हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या है 1.5। तो ये मिस्टेक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे नहीं मेंशन करना, तो ये हो जाता है राइट। अब आते हैं कि आपके पास जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे वो किस तरह से परफॉर्म होगा। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इमेज आती है। यहाँ पे हम लोगों ने जी ग्लास स्लैब को रखा था, ग्लास स्लैब को रखा। यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट की जी दो पिन्स P और Q और आपस में उनको दरमियान थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्टेंस, और फिर हम लोगों ने इमेज को इस साइड से ऑब्जर्व किया अपने। तो हमारे पास जो पिन प्रिक्स आई P एंड S वाली, R एंड S वाली आई, वो इस साइड पे आई और फिर हमने देखा कि ये इमेज जो है वो एक ही लाइन में जो वो डिटरमिन हुआ। रिमूव कर दिया, इसको आपस में अटैच किया और यहाँ से हम लोगों ने मेजर कर लिया जी एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ से हम लोगों ने मेजर किया जी अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आया 30 और यहाँ पे हमारे पास आया 18 डिग्री। उसी के साथ ये हमारे पास प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, यानी कि वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूजिंग द ग्लास लैब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। ऑपरेटर्स आपके इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है तो इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए। इस तरह के प्रैक्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 2 प्रैक्टिकल्स 9 क्लास में से आते हैं, 2 10 में से आते हैं। आप लोगों ने कोई एक एक अटैम्प्ट करके दिखाना होता है जी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल्स नहीं आते, अब तक तो नहीं आए और उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह इस साल भी प्रैक्टिकल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।